Hello everyone, welcome to EduChants. We are with another video of CTET 2020-22 of CDP, and we are discussing the paper 1 and 2. And this paper is basically the most probably the probable MCQs with discussion. And yesterday we have already discussed about set 1, and this is the set 2. And we are targeting the probable MCQs of child development and pedagogy, right? So let us start the class. Here is our first question. तो पहला क्वेश्चन ये है, द व्यू दैट एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाज एक्सप्रेस्ड बाय। किसने कहा था कि हमारे किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कुछ भी हम सीख सकते हैं, कुछ भी हमें सिखाया जा सकता है, यानी एज डजंट मैटर, उम्र की कोई बात नहीं है, कोई भी स्टेज में कोई भी चीज आप सीख सकते हो। किसने कहा था? पियाजे, ऑजुबेल, ब्रूनर, गैने। किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अच्छे से याद रखेंगे। जेरम ब्रूनर ने कहा था। जेरम ब्रूनर, इनका एक थ्योरी है जिसको हम डिस्कवरी लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग बोलते हैं। डिस्कवरी मतलब आपको तो पता ही होगा, किसी चीज को, किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढ निकालना। ठीक है, सेल्फ लर्निंग होता है। अगर कभी पूछा जाए डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया था थ्योरी, तो वो ब्रूनर ने दिया था। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट पेयरिंग? इसमें से कौन सा एक ऐसा पेयर है जो गलत लिखा गया है? ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देखिए, Pavlov, field theory, Lewin, Gestalt theory, Kohler, कंटिजेंसी थ्योरी, टॉलमैन। तो इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। डेफिनेटली इसका आंसर है कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लर्निंग, टॉलमैन का नहीं है। ठीक है, तो कॉन्टिजेंसी थ्योरी किसका है यहाँ पे? मतलब जो ये थ्योरी है, गुथ्री का थ्योरी है। ठीक है, कंटिजेंसी थ्योरी गुथ्री का है। और जेस्टल्ट थ्योरी आपको पता है, इनसाइटफुल लर्निंग इसको बोलते हैं। इनसाइट का मतलब ये होता है, जेस्टल्ट का मतलब ये होता है नॉट द पार्ट बट द होल। जेस्टल्ट थ्योरी को कहता है कोई सिंगल पार्ट नहीं बल्कि एक होल काम करता है। जैसे कि हमारा जो इंसान का बॉडी है वो सिर्फ एक पार्ट से नहीं चलता है, वो पूरे बॉडी के हर एक पार्ट जुड़ने के बाद बनता है, यानी पार्ट नहीं, होल के जैसा वो काम करता है। होल यानी पूरा का पूरा शरीर काम करता है। इसको इंसाइटफुल भी बोला जाता है, इनसाइट, इंसाइटफुल लर्निंग। और इनसाइट का मतलब होता है सडन आइडिया, सडन आइडिया। जैसे आर्किमिडीज का स्टोरी आपने सुना ही होगा कि सडनली कोई दिमाग में आइडिया आ जाता है कि अरे वाह ये तो हो सकता है, तो वो होता है आपका जेस्टल। फील्ड थ्योरी किसने दिया है? कर्ट लुइन। मैंने कर्ट लुइन के बारे में और एक बताया था कि उसने टेबुलर ऐसा का कॉन्सेप्ट दिया था। देन आता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इवान पावलोव, जिनको मतलब नोबेल प्राइज भी मिला था फिजियोलॉजी में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने डॉग, कुत्ते के डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम पर इन्होंने काम किया था। ठीक है, इनका थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन किसने दिया था? गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन, आई कैन मेक देम डॉक्टर्स, जजेस, मजिस्ट्रेट्स, बेगर्स एंड इवन थीव्स। दिस कमेंट वाज मेड बाय। किसने कहा था मुझे एक दर्जन हेल्दी चिल्ड्रन दे दीजिए, हेल्दी बच्चे दे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर बना सकता हूँ, जज बना सकता हूँ, मजिस्ट्रेट बना सकता हूँ, भिखारी बना सकता हूँ, या तो चोर बना सकता हूँ, यानी कि मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ अगर आप मुझे हेल्दी चिल्ड्रन दे दो। ये किसने कहा था? जेबी वॉटसन, हल, यंग, गुथरे। किसने कहा था इसको? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जेबी वॉटसन। इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म माना जाता है। ठीक है, व्यवहारवाद इसको बोला जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जिसने कहा था कि एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर किसने कहा था? जेबी वॉटसन ने। यही है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। इन्होंने कहा था मुझे एक दर्जन हेल्दी बच्चे दे दो, तुम जो चाहोगे मैं उसे वो बना सकता हूं। ठीक है, देन आईक्यू, यानी कि आईक्यू यानी इंटेलिजेंट कोशेंट।
इज कंप्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का, पढ़िए और बताइए। पहले बता दूं, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता क्या है कि ये एक मेजरमेंट टेक्निक होता है, या फिर मेजरमेंट स्केल आप बोल सकते हो। हमारा एक पूरा टेबल है, आईक्यू का टेबल है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। जो सबसे ऊपर आता है, मतलब मोर देन 140, मतलब जिसे हम जीनियस बोलते हैं, ठीक है। और जो है आपका 25 बिलो आ जाते हैं तो वो मेंटली रिटार्डेड आ जाते हैं। 70 टू 90 जो है वो आपका बॉर्डर लाइन बन जाता है, बॉर्डर लाइन, ठीक है। 90 टू 110 जो है वो एवरेज कहलाता है, ठीक है। ये कुछ याद रखेंगे, 90 टू 110 एवरेज, 70 टू 90 जिसका आईक्यू होगा वो है बॉर्डर लाइन, बिलो 25 हो जाएगा मेंटली रिटार्डेड, 140 अबव हो जाएगा जीनियस, ठीक है। तो ऐसे अगर देखा जाए इंटेलिजेंट क्वोशिएंट किसने दिया था, किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने इस फॉर्मूला को दिया था। विलियम स्टर्न ने इस फॉर्मूला को दिया था, और वो फॉर्मूला क्या है, एम ए बाई सी ए इंटू 100। एम ए का मतलब होता है मेंटल एज, मतलब माइंड का क्या एज है, माइंड कितना कैपेबल है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। अल्फ्रेड बिने को इंटेलिजेंस टेस्टिंग का फादर माना जाता है, ठीक है। सी ए यानी क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज यानी जो आपका एज है एक्चुअल में। तो क्या करते हैं, मेंटल एज का मतलब ये होता है कि आप किस उम्र की चीजों को आप कर सकते हो, वो आपका मेंटल एज है। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो एक्चुअल में आपका एज है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बोला जाता है कि मान लीजिए एक 20 साल का लड़का, 20 साल का लड़का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज हो गया 20। 25 साल का जो एक लड़की का जो मैथ्स है वो कर सकता है, यानी मेंटल एज हो गया आपका 25। तो उसका आईक्यू लेवल कितना है, कैसे निकालेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ठीक है। तो मतलब ऐसे आपको फॉर्मूला निकालना है। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसको 4 यहाँ पे 5, ठीक है। तो 500 डिवाइडेड 4 यानी 125, ठीक है। आपका 125 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बात। तो आप ये क्या कर सकते हो यहाँ पे, मतलब कि 125 ऐसे आंसर निकाल सकते हो, या तो आप जैसे करके निकाल सकते हो, मतलब वही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, आईक्यू निकालना है, 125 किस लेवल में आता है वो आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 20 साल का लड़का है, 25 साल का काम कर पा रहा है, तो फिर इसका क्या हो जाएगा आईक्यू, ऐसे करके निकालना है। फॉर्मूला यही है, एम ए बाई सी ए इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड बिने स्केल मेजर्स द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जो है वो किस चीज का मेजर करता है, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी। अभी मैंने बताया अल्फ्रेड बिने को माना जाता है इंटेलिजेंट टेस्टिंग के फादर, ठीक है। सॉरी, तो इंटेलिजेंट टेस्टिंग के ये फादर रहे हैं। ये क्या हो गया, ओके, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया है, कोई बात नहीं। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल जो है वो इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है, ठीक है। बिनेट टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है। स्टैनफोर्ड बिने इसलिए बोला गया है क्योंकि ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दूसरी बार इसको इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ये इंटेलिजेंस टेस्ट करता है। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का क्या लक्ष्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो पढ़िए इसको। टू अनकवर एंड मिनिमाइज बैरियर्स टू लर्निंग, यानी कि जितने बैरियर, बैरियर मैंने क्या होता है, रोक लगाना, ठीक है। जितने सारे दुविधाएं हैं, जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको हटाना, किसके लिए, लर्निंग के लिए, यानी पढ़ने में कोई भी दिक्कत हो उसको हम हटा देंगे, अनकवर करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। टू चेंज एटीट्यूड, बिहेवियर, टीचिंग मेथड, करिकुलर एनवायरनमेंट टू मीट द नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन। हर तरीके के बच्चे का, उन बच्चे को सपोर्ट करने के लिए और उनके ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए हर प्रकार का जो व्यवहार है
और हमारा शिक्षण जो प्रक्रिया है, मेथड है, करिकुलर एंड एनवायरनमेंट जो चीजें हैं उनको हम बदल देंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को हम शिक्षा दे सके। देन है टू प्रमोट कॉन्स्टेंटली द लोकल कल्चर्स एंड कंटेंट्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी। हम हमेशा समझते हैं इंक्लूसिव का मतलब होता है स्पेशल चाइल्ड को एक जनरल क्लासरूम में लाके पढ़ाना। एक्चुअल में वैसा नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब होता है हर परि मतलब हर तरीके के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट पढ़ेंगे, हर जाति के, हर धर्म के बच्चे पढ़ेंगे। मतलब कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, ना जेंडर का, ना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, ना ही बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का, और ना ही फिजिकल एबिलिटी का। कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सभी प्रकार के कल्चर्स को पढ़ेंगे और सभी प्रकार के कम्युनिटी यानी संप्रदाय के साथ मिलजुल के बातें करेंगे। तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यही सही लग रहा है, सबका आंसर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गो इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। इसमें से कौन सा इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के फेवर में यानी फॉर में नहीं है, उसके लिए नहीं है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। देखिए, एक होता है एम ऑफ एजुकेशन, दो प्रकार का होता है। एम शिक्षा का लक्ष्य दो प्रकार का होता है। एक होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन यानी व्यक्तिगत, और एक होता है सोशल यानी सामाजिक लक्ष्य। ठीक है, एक है इंडिविजुअल एम यानी व्यक्तिगत लक्ष्य, और एक होता है सोशल यानी जो सामाजिक लक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। द इंडिविजुअल इज एन एसेट टू द सोसाइटी, हिज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर नेसेसरी। हमारे समाज में इंसान जो है, इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, वो हमारे लिए एक एसेट है। एसेट का मतलब होता है कि एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक बहुत ही कीमती चीज है। ठीक है, इंडिविजुअल हमारे लिए एक बहुत कीमती चीज है। उन्हें डेवलप कराना, उनका विकास हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या मतलब क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, डज नॉट गो इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल एम। इसमें से कौन सा इंडिविजुअल एम नहीं है। देखिए, इंडिविजुअल एम यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे से पढ़िए, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो उसको पढ़िए। ठीक है, द सोसाइटी इज स्ट्रॉन्ग इफ द इंडिविजुअल इज स्ट्रॉन्ग। समाज तभी आगे जा सकता है जब उसका, उसमें रहने वाले जितने सारे नागरिक हैं वो स्ट्रांग रहेंगे। नेक्स्ट है, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, डेवलपमेंट ऑफ हिज पोटेंशियलिटीज इज एसेंशियल। हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान हमारे लिए यूनिक है, अनोखा है। उनके अंदर जो काबिलियत है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन है, सोसाइटी इज सुप्रीम एंड ऑल इंडिविजुअल्स आर ओनली पार्ट ऑफ इट। सोसाइटी सबसे ऊपर है, समाज सबसे ऊपर है, और इंसान बस इसका एक पार्ट है। तो अच्छे से अगर समझिएगा, ये बोल रहा है बार बार, यही मैं बोल रहा हूँ, डज नॉट गो इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल एम का मतलब ये होता है कि कौन सा, इसमें से कौन सा है जो इंसान को यानी व्यक्ति को, एक सिंगल इंडिविजुअल को फोकस नहीं कर रहा है। देखेंगे फर्स्ट में क्या हो गया, फर्स्ट में क्या बोल रहा है बार बार, ये बोल रहा है कि हमारे लिए एक इंडिविजुअल एक मतलब कीमती चीज है, मतलब हर एक इंडिविजुअल कीमती है, तो ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल को फोकस दे रहा है। सोसाइटी इज स्ट्रांग इफ इंडिविजुअल इज स्ट्रांग, अगेन ये भी आप इंडिविजुअल पे ही फोकस कर रहे हो। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, यहीं पे उन्होंने बता दिया कि इंडिविजुअल है, यानी तीनों के तीनों इंडिविजुअल में है, लेकिन ये वाला सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है। समाज सबसे ऊपर है, इंडिविजुअल तो बस इसका एक छोटा सा पार्ट है, यानी यही इंडिविजुअल एम के ओर नहीं जा रहा है, बाकी सब इंडिविजुअल एम के ओर है। तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एसोसिएशन रीजन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ग्रोथ और माने जो होता है वृद्धि और विकास जो है, दोनों ही दोनों अपने आप के ऊपर यानी दोनों ही रिलेटेड है। ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं, एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। रीजन क्या है, द लिमिट ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड बाय मैच्योरेशन। ठीक है, यानी कि ग्रोथ तब तक चलता रहता है जब तक मैच्योरेशन नहीं आता, मैच्योरेशन के बाद वो ग्रोथ नहीं करता। ये भी सही है, दोनों सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अगर यहाँ पे और एक चीज ऐड कर देता तो डिफरेंस आता कि ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसे अगर पूछता, यहाँ पे पूछता आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसे करके देता तो भी ए आंसर होता, क्योंकि ये दोनों ही सही है और आर इसका एक्सप्लेनेशन जरूर है। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इरिवर्सिबल थिंकिंग डेवलप। इरिवर्सिबल थिंकिंग मतलब जो चीज एक बार जाता है फिर वो वापस आता है, वो नहीं, याद नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बच्चे को पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आगे जा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि 10 के बाद फिर से हम वापस भी आ सकते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ऐसे याद नहीं रहेगा उनको, इरिवर्सिबल। कोई चीज अगर खो जाता है तो उन्हें लगता है कि ये हमेशा के लिए हम खो देंगे, जैसे फिल्मों में होता है, बहुत सारे जो उसमें कैरेक्टर होते हैं वो मर जाते हैं, तो उन्हें लगता है ये कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसे इरिवर्सिबल थिंकिंग जो है वो किस स्टेज में आता है, पियाजे ने बताया था। तो डेफिनेटली ये प्री ऑपरेशनल में आता है, क्योंकि सेंसरी मोटर में तो कुछ होगा ही नहीं, आपके दिमाग में कुछ होगा ही नहीं, बस आप पैर हाथ हिलाओगे, चलने की, खड़ा होने की कोशिश करोगे, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में धीरे धीरे आप सोचने लगोगे दुनिया के बारे में, ठीक है, और वो भी इरिवर्सिबल। आप नहीं सोच पाओगे कि ये चीज अगर जा रहा है फिर से वापस भी आ सकता है, ठीक है। जैसे पैसे, पैसे चले गए तो हमें लगता है पैसा खर्च हो गया, लेकिन हमें नहीं पता कि वो वापस भी आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन Pavlov क्लासिकल कंडीशनिंग, Pavlov ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग किया था उसके हिसाब से, when neutral stimulus is presented just before presentation of the unconditional stimulus, the procedure is called as। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। हम कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि किसी को ट्रेनिंग देना, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे लैब्राडोर होते हैं, ठीक है, पोमेरियन होते हैं, तो मतलब हस्क होते हैं, अलग अलग प्रकार के किस्म के, अलग अलग ब्रीड के कुत्ते होते हैं जो डॉग हम घर पे ही मतलब रखते हैं, एज ए पेट रखते हैं। उन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जाता है, जो आर्मी में वगैरह में होते हैं ना, जो उनके डॉग स्क्वाड होता है, उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है, उन्हें इस तरीके से सिखाया जाता है कि वो वही करते हैं जो उन्हें बोला जाता है, ठीक है। और उसी को हम कंडीशनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब कंडीशनिंग में पावलोव ने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, मैं बस नटशेल में बता रहा हूँ। एक बिफोर कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग क्या करा जाता है कि एक कुत्ते को भूखा रखा जाता है, फिर उसको मीट पाउडर के साथ खाना प्रोड्यूस किया जाता है। मीट पाउडर सूंघते ही उसको मतलब उसका लाल टपकने लगता है, यानी सलाइवा सीक्रेट होता है। उसके बाद उसको कंडीशन किया जाता है, बेल रिंग करा जाता है, यानी बेल दिया जाता है, उसके बाद खाना प्रोड्यूस होता है। तो बार बार बेल देने के बाद जब खाना मिलता है, उसको लगता है बेल का मतलब होता है खाने खाने का टाइम, खाना खाने का टाइम। तो वो क्या करता है, बेल बजते ही वो अपना सलाइवा सीक्रेट करता है। तो इससे उसके बाद क्या करते हैं, सडनली हम बेल तो देते हैं लेकिन खाना नहीं देते हैं। बिना खाने का भी डॉग वही करता है, सलाइवा सीक्रेट करता है। यानी कि उसको ट्रेन किया गया, बेल का मतलब होता है खाना, मतलब उसको वहां पे पता चलने दिया, ऐसे सिखाया गया कि बेल दिया जाएगा तो खाना मिलेगा। तो वो क्या किया, उसको लगा कि हाँ बेल बजेगा तो हमें खाना मिलेगा, तो वो बेल रिंग होते ही वो लाल टपकना स्टार्ट हो जाता है उसका। तो यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस कौन है। देखिए ये स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस यानी जो चीज हम उसे दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे बेल है। बेल है न्यूट्रल स्टिमुलस, क्योंकि ना इसको मतलब चीज को, मतलब बेल बजाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। आप कभी भी बेल बजा सकते हो, कभी कभी बेल आगे बजाते हैं, कभी कभी बेल पीछे बजाते हैं। हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सब कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे। जो लोग अभी सीटेट दे रहे हैं, उनका 2 दिन बाद एग्जाम है, तो वो लोग के लिए हमने ये क्लास किया है। जो लोग सीटेट प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आगे देने वाले हैं, या फिर बीएड एंट्रेंस, ओस्टेट, कोई भी एजुकेशन रिलेटेड, पेडागोगी रिलेटेड कोई भी आप जॉब अगर प्रिपेयर कर रहे हो, देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपको यहाँ पे हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हर एक चीज का मतलब एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, पावलोव का थ्योरी, वाइगॉट्स की थ्योरी, पियाजे थ्योरी, सब कुछ पढ़ेंगे। और एडिशनल अगर आपको कुछ रिसर्च के बारे में, मास्टर्स के बारे में, पीएचडी के बारे में जानना है, हम लोग यहाँ पे नेट भी पढ़ाते हैं। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करके हमें बता सकते हैं, या तो फिर आप यहीं पे हमें कमेंट पे भी बता सकते हैं, ठीक है। देखिए न्यूट्रल स्टिमुलस होता है बेल, जब हम बेल बजाते हैं ये न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका खाना हो जाएगा, फूड, ठीक है। तो जब हम इसमें क्या क्वेश्चन समझिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग में जब न्यूट्रल स्टिमुलस को पहले दे दिया जाता है, बिफोर प्रेजेंटेशन, यानी पहले न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब पहले बेल दिया जाता है, देन प्रेजेंटेशन ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी फूड। अब समझ में आ गया होगा आपको, पहले बेल बजाना,
ठीक है, पहले बेल बजाते हैं, ठीक है, पहले बेल बजाते हैं, फिर हम खाना प्रोड्यूस करते हैं, फिर हम खाना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बेल बजाने के बाद जब हम खाना देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग। पिक्चर से आपको पता चल ही गया होगा कि फॉरवर्ड कंडीशन, पहले बेल बजाओ देन खाना दो। फॉरवर्ड, पहले बेल बजाया फिर मैंने खाना दिया तो उसका लाल टपकना जायज है। जब हम क्या करते हैं, बैकवर्ड का मतलब पहले फूड दे दिया फिर हम बेल रिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये बैकवर्ड हो गया। डिलेड यानी बेल बजा दिया, कब का बेल बजा दिया? 1-2 घंटे पहले, बाद में हम खाना दे रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं रहेगा। ट्रेस कंडीशनिंग मतलब कि क्या होता है, जब हमें पता चला कि नहीं खाना मतलब बेल बजा और कभी आगे कभी पीछे कभी कभी, मतलब उसका कोई शेड्यूल नहीं रहेगा, वो कंडीशनिंग होता है, ठीक है। सबसे बढ़िया फॉरवर्ड है यहाँ पे आंसर। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म, आपने पढ़ा होगा डिफेंस मैकेनिज्म, उसको एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। निहार, निहार फेल्स इन द एग्जामिनेशन एंड एट्रीब्यूट्स हिज फेलियर टू द फ्रेमिंग ऑफ द फॉल्टी क्वेश्चन पेपर, विच डिफेंस मैकेनिज्म डज ही यूज? निहार ने एग्जाम पेपर लिखा और वो फेल हो गया, और वो बता रहा है मेरे फेल होने का कारण है कि ये जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया था उसमें ही गलती था, मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं किया है, गलती था तो क्वेश्चन पेपर में। तो ये किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन। मैं रैशनलाइज कर रहा हूं कि अच्छा वो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा गलत था ना, क्वेश्चन पेपर गलत था, मैं गलत नहीं था, ठीक है, ऐसे बता। प्रोजेक्शन क्या होता है, जब आप फेल हो जाते हो और आप घर पे पूछते हैं कि आप क्यों फेल हो गए, तो आप बोलते हो मैं थोड़ी फेल हुआ हूं, मेरे दोस्त भी फेल हुए, ये भी फेल हुआ वो भी फेल हुआ, यानी मैं प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अकेला फेल नहीं हुआ हूं, मेरे दोस्त लोग भी फेल हुए। कॉम्पेंसेशन का मतलब हुए कि एक चीज नहीं हुआ तो चलो दूसरी बात, दूसरी चीज तैयारी करते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव बच्चे क्या करते हैं, जब वो एसएससी यूपीएससी का ट्राई करते हैं, जब नहीं होता है तो साथ ही साथ वो अलग अलग प्रकार के ग्रुप डी एग्जामिनेशन हो गया, मतलब स्टेट पीसीएस का हो गया, या फिर मान लीजिए क्लरिकल हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर जो कॉम्पिटिटिव बाकी जो स्टेट्स में होते हैं वो छोटे मोटे स्टेट्स एग्जाम दे देते हैं और उनका क्लियर हो जाता है, यानी यहाँ पे नहीं हुआ तो वहां पे कॉम्पनसेट कर लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन आपको तो पता ही है, जब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस चीज मुझे मतलब कौन सा चाहिए, जब हम बहुत ज्यादा अटेंशन सीक करने लगते हैं तो वो प्रकार का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके ऊपर भी हम डिटेल क्लास करेंगे। अराउंड 13 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, उसमें से 13 है ऐसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पे पेडागोगी साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए होगा तो वो हम आपको बता देंगे, लेकिन उसके लिए आप कमेंट में बता दें कि हमें कौन सा वीडियो चाहिए, ठीक है, टॉपिक बता दीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है द रोसाक इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, आपने सुना होगा रोसाक इंक ब्लॉट टेस्ट, ये क्या है एक्चुअल में? ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट यूज किए जाते हैं उनको प्रोजेक्टिव टेक्निक बोला जाता है। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको बताएंगे नहीं, बहुत लोग ऐसे बताएंगे भी नहीं, ठीक है। ये कहीं पे आपको नहीं बताया जाएगा कि इसको क्या बोला जाता है, लेकिन आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है ऑलरेडी कि पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक वो होता है जब आप किसी पिक्चर को देख के, किसी सिनेरियो को देख के आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा, बोला जाएगा कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, तो सभी अलग अलग प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे, किसको कुछ दिखेगा किसको कुछ दिखेगा, ठीक है, अलग अलग तरीके की चीजें दिखेंगे, उसके हिसाब के उसको मतलब उसको ही इवेलुएट करके बताया जाएगा कि आपका पर्सनैलिटी जो है वो कैसा है, ठीक है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंडर ये एक रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट भी आता है, ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब कितने सारे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो याद रखिएगा इसमें बेसिकली 10 प्रकार के कार्ड्स होते हैं। 5 ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट वाला 5 कार्ड होता है, और 5 कार्ड ऐसे होते हैं जो मल्टी कलर्ड होते हैं, क्लियर है, अच्छे से याद रखेंगे। टीचिंग हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड टॉक टू देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हम जब सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे बड़ों से बात करते हैं, कैसे उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये सब सिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सोशल कोहेसन, सोशल चेंज, सोशलाइजेशन,
सोशल एडजस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट तो है, उसके साथ ही साथ इजी भी है। सोशलाइजेशन यानी सोसाइटी के एक्सेप्टेड वैल्यूज, सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड वैल्यू जब हम बच्चों को सिखाते हैं, इसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। सोशलाइजेशन दो प्रकार का होता है, ठीक है, हम आगे देख लेंगे इसको। एक होता है आपका एनकल्चरेशन, एक होता है एक्लचरेशन, ठीक है। एनकल्चरेशन का मतलब होता है कि एक बच्चा अपने ही, यानी एनकल्चरेशन का मतलब है ओन कल्चर, जब अपना कल्चर खुद सीखता है एनकल्चरेशन। एक्लचरेशन मतलब कि अपने कल्चर के अलावा दूसरों का कल्चर सीखता है, जैसे आप अपने कल्चर सीख रहे हो, अपने गांव का कल्चर सीख रहे हो, वो एनकल्चरेशन। जब आप सिटी चले जाते हो, अपने गांव का कल्चर सीख लिया आपने, अब सिटी जाके वहां का कल्चर सीखते हो, जीन्स पहनना, ठीक है, जीरो नाइट सेलिब्रेट करना, ये सब सीख जाते हो, वो होता है एक्लचरेशन, ठीक है। Which one of the following works as a powerful barrier against vertical mobility in India? ठीक है, देखिए, सोशल चेंज दो प्रकार का होता है, या फिर सोशल मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब चेंज होता है, मोबिलिटी दो प्रकार का होता है, ठीक है। ग्राफिकली बताया जाए तो एक होता है ऐसे और एक होता है ऐसे, यानी ये हो गया आपका वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये वर्टिकल का मतलब ये होता है, कोई गरीब आदमी यहाँ पे है, जब उसका बेटा या फिर वो खुद बहुत मेहनत करके अपना जो है स्टेटस को ऊपर ले जाता है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई फार्मर है, उसका बेटा एक सिविल सर्वेंट बन जाता है, ठीक है, सिविल सर्वेंट यूपीएससी क्रैक कर लेता है, तो उसका वर्टिकल मोबिलिटी होता है। पर अगर मान लीजिए आप इंजीनियर थे, या फिर आप एक टीचर थे, आपका प्रमोशन हो गया हेडमास्टर, फिर आपका सीनियर हेडमास्टर हो गया, तो यहाँ पे आपका कोई पोस्ट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बस आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, आपकी तरक्की हो रही है, लेकिन आपका लेवल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ पावरफुल बैरियर अगेंस्ट वर्टिकल मोबिलिटी। ये जो वर्टिकल मोबिलिटी नहीं हो पा रहा है, वो किसके वजह से नहीं हो पा रहा है, कौन है बैरियर, कौन रोक रहा है इसको। तो इसका आंसर है कास्ट, ठीक है। कास्टिज्म जो हमारे है ना, मतलब अगर मान लीजिए कोई एससी या फिर एसटी से बिलोंग करता है, और वो जब आईएएस ऑफिसर भी बन जाता है ना, तो चाहे वो आईएएस ऑफिसर क्यों ना बन गया हो, लेकिन अभी भी उसको गांव में, जैसे बी आर अम्बेडकर खुद बताए थे कि वो तो इतने बड़े मतलब एक एजुकेटेड पर्सन थे, उनके पास इतनी सारी डिग्री थी, और उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी से, तो ड्राफ्टिंग कमेटी उसने फॉर्मेशन किया था, तो इतने बड़े इंसान थे, फिर भी उनको मतलब रिक्शा में बैठाने के लिए लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि वो एससी से बिलोंग करते थे, ठीक है, यानी दलित थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। तो ये एक घिनौना काम है, जरूर घिनौना काम है, लेकिन ये अभी भी प्रिवेल कर रहा है हमारे भारत में। तो इसी के वजह से कोई भी चीज, मतलब कोई भी इंसान ऊपर नहीं जा पा रहा है, वर्टिकली ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जो बाकी के जो ग्रुप में वर्ण सिस्टम में चार आपने पढ़ा होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन फिर बाकी उन्हें रोक देते हैं, तो कास्टिज्म से ही प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट है, वी यूज द टर्म एक्लचरेशन टू मीन, एक्लचरेशन का मतलब क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर कल्चर, process of importing cultural tradition to a child, a process of change in which the dominant culture breaks down at first, then recovers to develop a reaction to the loss of its own individuality, a process of change in which a society less part of its culture and gets itself accommodated in a large society। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, कि द प्रोसेस ऑफ चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर कल्चर, यानी मैंने अभी बताया था एक्लचरेशन होता है जब अपना कल्चर आपने सीख लिया, आप दूसरा कल्चर सीख रहे हो, वो है एक्लचरेशन, खुद का कल्चर सीख रहे हो एनकल्चरेशन। अगर आपको कोई सिखा रहा है कि अपने कल्चर में ये होता है, वो होता है, वो होता है सोशलाइजेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन मतलब कल्चर सिखाना। सोशलाइजेशन में दो प्रकार के सोशलाइजेशन, एनकल्चरेशन खुद का कल्चर सिखाना या फिर सीखना, आइकल्चरेशन दूसरों का कल्चर सीखना, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1974, 1950, 1992, 1994। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1994 में इंक्लूसिव एजुकेशन को
इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इंडिया में। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है एक ही शेड के अंडर, एक ही स्कूल के अंदर सभी प्रकार के बच्चे पढ़ेंगे। हम सोचते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, पर्सन विद डिजेबिलिटी, यानी सीडब्ल्यूएसएन प्लस जो जनरल बच्चे होते हैं, एक्चुअल में वैसे नहीं है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी यानी जो सीडब्ल्यूएसएन होते हैं प्लस जनरल बच्चे प्लस मेल फीमेल यानी फीमेल प्लस ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्लस आपके जितने सारे एससी एसटी माइनॉरिटी, ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे इसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है, which one of the following is or are the function or functions of rehabilitation council of India? कल मैंने पढ़ाया था आरसीआई। आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है, इसका काम क्या है, इसमें से कौन सा है बताइए। सेटिंग अप स्पेशल स्कूल्स, टू रिकॉग्नाइज एंड सर्टिफाई रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स, टू प्रमोट रिसर्च इन रिहेबिलिटेशन। कौन सा हो जाएगा, आंसर इज बोथ बी एंड सी। ये स्कूल बनाता नहीं है, बल्कि जितने सारे स्पेशल इंस्टीट्यूट है, जो स्पेशल रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, स्पेशल बच्चों का, उन्हें वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, रिकॉग्नाइज करता है और रिसर्च कराता है रिहेबिलिटेशन के फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years group became a fundamental right by which of the following amendment act। यानी कि आपको पता है कि हमारा जो आरटीई एक्ट बना था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं आरसीएफसीई भी बोलते हैं, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये 2009 में आया था। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है तो ये जो ये जो आया था, एक एक्ट आया था, वो किस मतलब अमेंडमेंट एक्ट से एक फंडामेंटल राइट बना, तो वो है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में बनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आईसीएफ स्टैंड्स फॉर, आईसीएफ का क्या फॉर्मूला होता है, क्या नाम होता है इसका। आईसीएफ बेसिकली एक मॉडल है जो कि अलग अलग प्रकार के डिसेबिलिटी को शो करता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। तो ये देखिए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, आईसीएफ एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करता है इंफॉर्मेशन ऑन फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड अ कॉन्सेप्चुअल बेसिस फॉर द डेफिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। यानी ये डिफाइन करता है कौन सा डिसेबिलिटी है, क्या क्या डिसेबिलिटीज है, और कौन सा हेल्थ और मतलब हेल्थ को कैसे मेजर किया जा सकता है, डिसेबिलिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है। एंड आईसीएफ को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2001 में इसको अप्रूव भी किया था। अब ये इनका एक पिक्चर है, आप बोल सकते हो ये आईसीएफ मॉडल है, आईसीएफ ग्राफ है। ठीक है, या फिर आईसीएफ फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये बता रहा है जो हेल्थ कंडीशन से होता है, कुछ कॉन्टेक्चुअल फैक्टर, यानी जो डिसेबिलिटी होता है वो स्वास्थ्य की वजह से होता है या तो मतलब पर्यावरण की वजह से होता है। इससे क्या होता है, देखिए, अगर कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, बॉडी फंक्शनिंग, उसका बॉडी काम नहीं कर रहा है, स्ट्रक्चर में काम नहीं कर रहा है, या पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहा है, तो भी एक प्रकार का है। और दो प्रकार के फैक्टर है, एनवायरमेंट की वजह से उसका इम्पेयरमेंट या फिर डिसेबिलिटी हुआ है, या तो पर्सनल फैक्टर खुद का है। ठीक है, ये था मॉडल। आज का लास्ट क्वेश्चन, आईईपी स्टैंड्स फॉर, आईईपी क्या होता है बेसिकली, ये होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। इसका मतलब ये होता है हर एक इंडिविजुअल को पर्सनली, पर्सनल नीड और उसका जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जाएगा। यानी कि हमारे पॉलिसी के अनुसार हमारा जो स्टैंडर्ड स्कूलिंग का एक रेशियो है 1:30, यानी 30 बच्चों में एक टीचर पढ़ाएंगे। और यहाँ पे आईईपी का मतलब होता है यही टीचर 30 बच्चे को पर्सनली, हर एक बच्चे का नीड, हर एक बच्चे का जो है डिमांड को फुलफिल करेगा, उनको पढ़ाएगा, उनके सारे मतलब प्रॉब्लम्स डायग्नोसिस करेगा और उसके हिसाब से रेमेडियल टीचिंग देगा। इसको हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम बोलते हैं, जहाँ पे हर एक स्टूडेंट को फोकस दिया जाता है, हर एक स्टूडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है, और हमने ऑलरेडी ये 2 सेट कर लिया है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर हमारे दोस्तों को शेयर कीजिए जो लोग भी सीटेट प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपको तीसरा पार्ट इसका चाहिए
तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमारा तीसरा पार्ट भी चाहिए, तो हम और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। तो जाते जाते हमारे यहाँ पे आपको हर एक दिन आपको नया नया देखने को मिलता है। एक कोटेशन, नो वन अंडरस्टैंड्स यू बेटर देन यू डू। आपको आपसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता है। सो दैट इज वाई यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपको अपना स्ट्रेंथ वीकनेस पता है, उस पर काम कीजिए और अचीव कर लीजिए अपना ड्रीम। Thank you for watching. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you guys.